बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट क्रिटिकल केयर नर्सिंग पढ़ रहे हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग में मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ इसकी कोर्स ग्रेड शेयर कर दी थी, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी। वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। आप लोगों में से अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखी है तो एक दफ़ा ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले वो वीडियो लेक्चर देख लें, ताकि आप लोगों को इस बात का पता चले कि इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों ने कौन कौन से यूनिट्स स्टडी करनी है और कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने कवर करनी है। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर इसका यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि कंसेप्चुअल फाउंडेशंस इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग पे हैं। इस यूनिट के अंदर क्रिटिकल केयर नर्सिंग का कंसेप्ट और इससे रिलेटेड डिफरेंट अदर कंसेप्ट्स, यानी इंटेंसिव केयर यूनिट्स का कंसेप्ट, क्रिटिकल केयर का कंसेप्ट, क्रिटिकल केयर नर्सिंग क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इस यूनिट के अंदर आप लोग डिस्कस करेंगे। यानी ये यूनिट बेसिकली बनी इसलिए है ताकि आप लोगों के जहन में CCN से रिलेटेड बेसिक्स जितने भी चीज़ें हैं वो डाल दिया जाए, ताकि आगे आप लोगों को जो दूसरे यूनिट्स के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाए तो उसमें आप लोगों को कोई मसला ना हो। इसीलिए इस यूनिट के अंदर जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी तो आप लोगों ने सही तरीके से उनसे रिलेटेड अपनी कंसेप्ट क्लियर करनी है, ताकि एक बेसिक कंसेप्ट CCN से रिलेटेड आप लोगों के जहन में क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम बात करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग के कंसेप्ट के बारे में, तो क्रिटिकल केयर नर्सिंग एक ऐसी केयर होती हैं जिसके अंदर एक स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड की जाती हैं। ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन फेस कर रहे हो। अब वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन या तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस हो सकती हैं या फिर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती हैं। उसको फेस करते वक्त एक पेशेंट को जो स्पेशलाइज केयर प्रोवाइड की जाती हैं उसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर। और चूँकि ये केयर नर्सिस जो है वो प्रोवाइड करती हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग। यानी आप लोगों की ज़िम्मेदारी क्या होती है, वो चीज़ें आप एक ICU के अंदर, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर जब आप लोग काम कर रहे होंगे तो उस वक्त आप लोगों ने किस तरीके से काम आप लोगों ने करनी है, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करनी है, किस तरीके से पेशेंट को केयर आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को CCN के अंदर मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें नर्सिस की, जो क्रिटिकल केयर नर्सिस होती हैं, तो वो क्रिटिकल केयर नर्सिस जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेती हैं। उनका एक क्रिटिकल केयर से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग उनकी होती हैं। उस ट्रेनिंग के बाद फिर वो ICUs के अंदर काम करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट्स के अंदर। वहाँ पे वो डिफरेंट मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हो जो कि सीवियर हो, तो उन पेशेंट्स को वो केयर प्रोवाइड करती हैं, क्लोजली उनको मॉनिटर करती हैं, उनके वाइटल साइंस मॉनिटर करती हैं, उनको मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो हेल्थ केयर टीम्स हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटिंगली वो काम करते हैं और एक होलिस्टिक केयर वो डिलीवर करते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो कि क्रिटिकली इल हो। और उनका मकसद यहाँ पे ये होता है कि वो जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स है तो उनको होलिस्टिक केयर प्रोवाइड किया जाए, जिसमें तमाम एस्पेक्ट्स जो है उनकी साइकोलॉजिकल, उनकी सोशल, उनकी बायोलॉजिकल, उनकी फिजियोलॉजिकल, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको कंसीडर करते हुए केयर प्रोवाइड की जाए, ताकि वो क्रिटिकली इल पेशेंट जो है वो स्टेबल हो सके और उसको सपोर्ट मिल सके। अब यहाँ पे आप लोगों के स्लाइड्स के अंदर डिफिनीशन दी गई है क्रिटिकल केयर की। क्रिटिकल केयर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि द केयर ऑफ पेशेंट हु आर एक्सट्रीमली इल एंड हुज क्लिनिकल कंडीशन इज अनस्टेबल आर पोटेंशियली अनस्टेबल। यानी वो केयर कि जिसमें ऐसे पेशेंट्स को हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि एक्सट्रीमली इल हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को हम केयर प्रोवाइड करें जिनकी क्लिनिकल कंडीशन अनस्टेबल हो चुकी है, अनस्टेबल है उनकी क्लिनिकल कंडीशन, या फिर पोटेंशियली अनस्टेबल है। पोटेंशियली अनस्टेबल मीन्स कि अनस्टेबल होने को है। अभी उसमें ऐसे अलामात सामने आ रहे हैं कि जिनको देख के हमें मालूम हो रहा है कि मे बी कुछ वक्त बाद जो है उसकी हालत बिगड़ने वाली है, तो इसको कहते हैं पोटेंशियली अनस्टेबल। तो ऐसे पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करना कि वो एक्सट्रीमली इल हो या फिर उनकी क्लिनिकल कंडीशन अनस्टेबल हो चुकी है या फिर अनस्टेबल होने को है, तो उस केयर को हम कहते हैं क्रिटिकल केयर। क्रिटिकली इल पेशेंट कौन होता है उसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखी गई है। लिखा है क्रिटिकली इल पेशेंट्स आर डिफाइंड एज दोज पेशेंट्स हु आर एट हाई रिस्क फॉर एक्चुअल और पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम। यानी क्रिटिकली इल पेशेंट को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि वो पेशेंट जो कि हाई रिस्क में हैं
कि उनको कोई एक्चुअल या पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वो इस रिस्क पे है कि अभी अभी उसको एक्चुअली कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है उससे वो गुजर रहा है, या फिर वो इस रिस्क पे है कि कुछ मुद्दत बाद, कुछ वक्त बाद हो सकता है कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम उसको हो। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं क्रिटिकली इल पेशेंट। The more critically ill the patient is, the more likely he or she is to be highly vulnerable, unstable, and complex, thereby requiring intense यानी strong and vigilant यानी alert nursing care। यानी जितना एक पेशेंट क्रिटिकली इल है, तो इसका मतलब ये है कि वो पेशेंट बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर है, अनस्टेबल है और बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स है उसकी सिचुएशन। और उसको एक स्ट्रॉन्ग, इंटेंस मीन्स स्ट्रॉन्ग, और विजिलेंट मीन्स एक अलर्ट नर्सिंग केयर की ज़रूरत है। अलर्ट नर्सिंग केयर मीन्स कि उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए, वाइटल साइंस को उसको देखा जाए कि किस टाइम उसको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, किस टाइम जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डिफिनीशन लिखी गई है, लिखा है इज़ द फील्ड ऑफ नर्सिंग विद ए फोकस ऑन द केयर ऑफ क्रिटिकली इल और अनस्टेबल पेशेंट। ये एक नर्सिंग फील्ड है क्रिटिकल केयर नर्सिंग के, जिसमें फोकस इसका होता है क्रिटिकली इल पेशेंट पे या फिर जो अनस्टेबल पेशेंट्स होते हैं उन पे। यानी एक पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या फिर वो अनस्टेबल है, तो उस टाइम जब जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल केयर nursing. Critical care nurses can be found working in a wide variety of environments and specialties such as emergency departments, intensive care units. अब जो critical care nurses होती हैं तो उनका काम कहाँ पे होता है? different environments के अंदर, different specialities के अंदर, जैसा कि emergency departments में उनका काम होता है, वहाँ पे वो काम करती हैं, और जो intensive care units ICUs हैं तो वहाँ पे वो काम करते हैं। अब क्रिटिकल क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब क्या है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके मुताबिक क्रिटिकल लफ्ज़ जो है इसके लिए हम क्रूशियल लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। क्रूशियल मीन्स कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। क्राइसिस हम इसको कह सकते हैं। क्राइसिस मीन्स कि कोई कोई वेल बीइंग जो है, एक स्टेबिलिटी जो है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसके लिए कोई ख़तरा है। कोई क्राइसिस मीन्स कि एक इंसान की वेल बीइंग, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जो है उसके लिए कोई ना कोई थ्रेट जो है, कोई ख़तरा जो है वो आ चुकी है। तो इसके अलावा इसको हम क्राइसिस बोलते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल के लिए हम इमरजेंसी लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सडन और ऑफन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जिसमें इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत होती है, इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती हैं। इसके अलावा रिक्वायरिंग इमीडिएट एक्शन के, उसमें जल्दी से एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। थ्रो एंड कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, उसमें सही तरीके से कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। और वो पेशेंट जो क्रिटिकली इल होता है तो वो टोटल डिपेंडेंट होता है, टोटली वो डिपेंडेंट होता है जो उसके साथ नर्सिस होते हैं, तो उन पे उसकी सेहत जो है वो उन पे डिपेंडेंट होती है कि अब वो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, वो किस तरीके से उसको मॉनिटर करते हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग की एक और डिफिनीशन यहाँ पे दी गई है, द केयर ऑफ सीरियसली इल क्लाइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंजरी और इलनेस अनटिल डिस्चार्ज फ्रॉम इंटेंसिव केयर। यानी ये एक ऐसी केयर होती हैं जो कि सीरियसली इल क्लाइंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। अब यानी उनको प्रोवाइड किस वक्त तक की जाती हैं? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंजरी और इलनेस, उनको जो क्रिटिकल इंजरी हुई है या फिर इलनेस हुई है उस वक्त से लेके उनको इंटेंसिव केयर से डिस्चार्ज करने तक जो केयर प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये क्रिटिकल केयर कहलाती हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील्स विद ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स, ट्रॉमा और मेजर सर्जरी। यानी ये एक और डिफिनीशन दी गई है, किसी बुक से उठाई गई है, बुक का नेम भी यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है वो ह्यूमन रिस्पॉन्सेज से डील करती हैं। कैसे रिस्पॉन्सेज से? जो रिस्पॉन्सेज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स को एक ह्यूमन जो है वो देता है उससे डील करती हैं। कोई ट्रॉमा हो गया, कोई मेजर सर्जरी हो गई, तो उससे रिलेटेड उस ह्यूमन बीइंग के कौन से रिस्पॉन्सेज, उसके वाइटल साइंस में कौन कौन सी तब्दीली आ रही है, उसकी कंडीशन बिगड़ रही है या क्या हो रहा है, तो उस चीज़ के साथ क्रिटिकल केयर नर्सिंग डील करती हैं। Critical care nursing is comprehensive, specialized, and individualized nursing care services
which are rendered to patients with life-threatening condition and their families। यानी क्रिटिकल केयर नर्सिंग एक कम्प्रिहेंसिव केयर होती हैं। अब यहाँ पे कम्प्रिहेंसिव केयर का क्या मतलब है? कम्प्रिहेंसिव केयर हम किस केयर को कहते हैं कि जिसमें होलिस्टिक अप्रोच की जाती हो। होलिस्टिक अप्रोच मीन्स के जितने भी एस्पेक्ट्स है एक ह्यूमन के वेलबींग के, तो उन सब को जब कंसीडर करके एक केयर प्रोवाइड की जाती है तो उसको होलिस्टिक केयर कहा जाता है। और कम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर होलिस्टिक केयर होती है जो कि तमाम एस्पेक्ट को कंसीडर करते हुए प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड केयर होती हैं। स्पेशलाइज्ड मीन्स के एक ख़ास किस्म की हालत होती है, स्पेशल कंडीशन होती हैं जिसमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग वाला नर्स जो है वो केयर प्रोवाइड करता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, कोई जनरल केयर नहीं होती, एक स्पेशल केयर होती है। इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड होता है। इंडिविजुअलाइज्ड मीन्स के उसमें 1-to-1 केयर प्रोवाइड की जाती हैं। एक जो है नर्स हो या बहुत सारे नर्स हो, लेकिन पेशेंट जो है वो एक ही होता है और उस एक पेशेंट के लिए अभी देखिए एक तो ऐसी केयर होती है कि पूरा वार्ड है जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको सबको ज़ुकाम है, तो वहाँ पे उन सबको इकट्ठे तौर पे हम एक ही टाइम पे जाके जितने भी प्रवास वगैरह होते हैं वो हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो एक जनरल केयर होती है। लेकिन यहाँ पे आईसीयू के अंदर अगर 2 पेशेंट भी हैं, 3 पेशेंट भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट जो है वो उसकी सेम कंडीशन है दूसरे पेशेंट की तरह, और दोनों को जो है वो जनरली एक केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक बेड पे अगर एक पेशेंट पड़ा है जिसको कोई कार्डिक इशू है, कार्डिक कोई सीवियर कंडीशन की वजह से पड़ा है, दूसरे बेड में कोई किडनी के सीवियर प्रॉब्लम की वजह से पड़ा है, तो दोनों को केयर प्रोवाइड की जाती हैं और दोनों को स्पेशलाइज्ड उनके कंडीशन से रिलेटेड केयर जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक कम्प्रिहेंसिव, स्पेशलाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर सर्विसेज होते हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं। रेंडर्ड मीन्स के प्रोवाइड करना, ऐसे पेशेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, डिलीवर की जाती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहे हों, और साथ में उनकी फैमिलीज़ भी इंक्लूड होती हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, उनकी भी काउंसलिंग की जाती है, उनको भी नर्सिंग एजुकेशन जो है उस कंडीशन से रिलेटेड, वहाँ पे होने वाले केयर से रिलेटेड प्रोवाइड की जाती हैं। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के बारे में लिखा है कि क्रिटिकल केयर नर्स केयर फॉर क्लाइंट हु आर वेरी इल। क्रिटिकल केयर नर्स क्या करती हैं? ऐसे पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इल होते हैं। प्रोवाइड डायरेक्ट 1-to-1 केयर, वो डायरेक्ट 1-to-1 केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लाइफ एंड डेथ डिसीजन, उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस सिचुएशन के अंदर वो जो भी डिसीजन वो लेते हैं तो ये उस पेशेंट का जो लाइफ है और डेथ है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, उस डिसीजन के ऊपर। एट हाई रिस्क फॉर इंजरी और इलनेस फ्राम पॉसिबल एक्सपोजर टू इन्फेक्शंस, वो नर्सेज हाई रिस्क पे भी होते हैं कि उनको ख़ुद को ये रिस्क है कि किसी इलनेस, किसी इंजरीज से उनका वास्ता पड़ सकता है, क्योंकि पॉसिबल एक्सपोजर हो सकती है इन्फेक्शंस के साथ। अब डिफरेंट ऐसे सिचुएशन होते हैं, डिफरेंट ऐसे वायरस होते हैं जैसे कि कॉन्गो वायरस हैं, तो इस तरह बहुत ख़तरनाक जो इन्फेक्शंस होते हैं तो उनके साथ फिर उनको भी इसी तरह स्पेशलाइज्ड केयर फिर प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो ये जो क्रिटिकल केयर नर्स होते हैं तो वो हाई रिस्क पे होते हैं कि उनको ख़ुद को भी डिफरेंट एक्सपोजर हो सकते हैं और उन एक्सपोजर की वजह से उनको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल केयर नर्स जो होते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑप्टिमल इम्पोर्टेंस। कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑप्टिमल इम्पोर्टेंस है उसको। इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी आईसीयू। आईसीयू क्या होती है? इसके बारे में लिखा है, ICU is a place where skilled nurses, doctors, technologists, respiratory therapists and other competently care फॉर सिकेस्ट क्लाइंट इन द हॉस्पिटल। यानी ये एक ऐसी जगह होती है कि जिसके अंदर कम्पिटेंट केयर प्रोवाइड की जाती हैं। वहाँ पे स्किल्ड नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होते हैं जो कि कम्पिटेंट केयर प्रोवाइड करते हैं ऐसे पेशेंट को जो कि बहुत ज़्यादा सिकेस्ट हैं, सिकेस्ट क्लाइंट, बहुत ज़्यादा वो बीमार है, सीवियर कंडीशन से वो गुजर रहे हैं। इंटेंसिव केयर नर्सेज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी कंफर्टेबल विद ए वाइड वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस इन द क्रिटिकल केयर सेटिंग। अब जो इंटेंसिव केयर नर्सेज होते हैं जो कि आईसीयूज़ के अंदर काम करती हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो वहाँ की जो टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, डिफरेंट मशीनें वगैरह, वहाँ पे वेंटिलेटर्स और इसके अलावा बहुत सारे
जितने भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं तो उनके साथ कंफर्टेबल हो, उनमें उनको एक जो है वो सही तरीके की उनको वो चीज़ें आती हों, वहाँ पे उनको चलाना, उनको बंद करना, उनको मैनेज करने की उनमें सलाहियत हो, उन्होंने वो सही तरीके से सीखी हो, तब जाके वो इस क्रिटिकल केयर सेटिंग के अंदर काम कर सकती हैं सही तरीके से। अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग है कि क्रिटिकल केयर नर्सिंग कहाँ से शुरू हुई थी। तो लिखा है द फर्स्ट इंटेंसिव केयर यूनिट्स इमर्ज्ड इन 1950s टू प्रोवाइड केयर टू वेरी इल पेशेंट्स हु नीडेड वन टू वन केयर फ्रॉम ए नर्स। फर्स्ट टाइम इंटेंसिव केयर यूनिट जो है उनका कंसेप्ट इमर्ज हुआ था 1950s के अंदर, और वहाँ पे केयर प्रोवाइड की जाती थी बहुत ज़्यादा जो बीमार पेशेंट्स होते थे उनको, जो कि उनको वन टू वन केयर चाहिए होती थी एक नर्स से, उनको एक स्पेशलाइज केयर जो चाहिए होती थी वो केयर उनको मिलती थी। और ये जो आईसीयू का कंसेप्ट है ये फ़र्स्ट टाइम 1950s में ये इमर्ज हुआ था। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। रीजन्स फॉर एडमिशन टू द इंटेंसिव केयर यूनिट्स। अब आईसीयू के अंदर हम जब पेशेंट्स को एडमिट करते हैं तो क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट वन है रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़। अगर रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ हों तो उस टाइम ज़रूरत पड़ती है कि इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर पेशेंट को एडमिट किया जाए। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स अगर हो, जैसा कि हीमोडायनेमिक के लिए अगर पेशेंट अनस्टेबल हैं। हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें एक पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। वो पेशेंट अनेबल होता है कि वो सही तरीके से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती है, बॉडी की जो नीड्स है उसके मुताबिक एडिक्वेटली ब्लड फ्लो नहीं हो रही होती हैं, जिसके रिज़ल्ट में ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकती हैं, और ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो फिर टिश्यू परफ्यूजन कम हो सकती हैं, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो इसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें स्टेबल करने के लिए एक सही तरीके की मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए होती है। तो ये एक कहलाती हैं कि हीमोडायनेमिक अनस्टेबल, एक ऐसी कंडीशन के जिसमें एक बंदा जो है उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इसको हम कहते हैं हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी। तो ये एक ज़रूरी टाइम होता है कि जिसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। अगर न्यूरल्जिक चेंजेस आए हों उस वक्त, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस कोई हो या रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस हो, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स हो, कोई सर्जरीज़ हो, अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। अब रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ देख ले। रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ में कौन कौन से डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं। तो निमोनिया हो सकती हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज़म हो सकती हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज़म एक मेडिकल इमरजेंसी होती है कि जिसमें जब ब्लड क्लॉट ट्रेवल कर जाती हैं, लंग्स के अंदर चली जाती हैं, और वहाँ पे उसकी वजह से लंग्स के अंदर ब्लड फ्लो जब इफ़ेक्ट हो जाती हैं तो इसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज़म कहते हैं, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती हैं। तो उस टाइम अगर ड्रग ओवरडोज हो जाए तो उस टाइम, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस अगर हो तो उस टाइम, ये ऐसी रिस्पायरेटरी डिफ़िकल्टीज़ होते हैं कि जिस टाइम ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को आईसीयू के अंदर एडमिट किया जाए। और इसमें इसके लिए जो डिवाइसेस यूज़ होते हैं तो ये वेंटिलेटर्स हैं जिनको हम रिस्पायरेटर्स भी कहते हैं। अब देखिए सेकेंड वन, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स यानी हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी। हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी मींस कि उसमें मे भी हाइपोटेंशन हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर लो हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए हम इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर पेशेंट को एडमिट करते हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन खुदा न खास्ता हो जाए, हार्ट अटैक, तो उस टाइम ब्लीडिंग फ्राम इंटरनल और एक्सटर्नल वूंड, या फिर रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट एंड प्रेशर विद इन द हार्ट। अगर ज़रूरत पड़ती है कि सही तरीके से, सोफिस्टिकेटेड मीन्स के वेल डेवलप्ड एडवांस अगर मॉनिटरिंग करनी हो हमें कार्डियक आउटपुट की, या फिर हार्ट के अंदर प्रेशर अगर हमने चेक करनी है, मॉनिटर करनी है, तो उस टाइम फिर आईसीयू के अंदर हम एडमिट करते हैं पेशेंट को। न्यूरल्जिक चेंजेस मीन्स के अब शायद कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसा कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, या फिर मेंटल स्टेटस के अंदर कोई चेंजेस आ रही हैं, तो उस टाइम हम आईसीयू के अंदर एडमिट करते हैं पेशेंट को। हेड इंजरी अगर हो, ब्रेन सर्जरी अगर हुई है, स्ट्रोक अगर हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हुई है, तो ये ऐसे न्यूरल्जिक चेंजेस हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है कि पेशेंट को आईसीयू में एडमिट किया जाए।
फोर्थ वन है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, जैसा कि बर्न वुंड्स और सेप्सिस। बर्न वुंड जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, जिसमें अगर स्किन जो है वो बर्न हो चुकी है तो फिर सेप्सिस का बहुत ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं, डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स के एंट्री का बॉडी के अंदर और फिर इन्फेक्शन का। तो इस टाइम हम एडमिट करते हैं आईसीयू के अंदर। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जो कि रिक्वायर वेरी इंटेंसिव केयर फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, तो ये इसी टाइम बर्न जब होती हैं तो उस टाइम ये इंटेंसिव केयर की नीड होती है मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने की और फ्लूइड मैनेजमेंट की, तो उस टाइम हमने आईसीयू के अंदर पेशेंट को एडमिट करनी होती हैं। इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स अगर हों, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के अंदर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डायबिटीज़ हो, डायबिटीज़ की वजह से अगर एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लेवल हो गई हैं, यानी अब अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की वजह से डिफरेंट ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाती हैं। डायबिटीज़ की वजह से फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो जाती हैं और उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो अफेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स है सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड, उसकी जो नॉर्मल लेवल है उसमें चेंजेस आ जाती हैं, और जब उसमें चेंजेस आ जाती हैं तो इसकी वजह से नर्व्स और मसल्स फंक्शन जो है वो इम्पेक्ट हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं। तो इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर अगर इस तरह इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुकी हैं तो उस टाइम उनको आईसीयू के अंदर एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। रीनल फेलियर अगर हो या फिर एसिड बेस इम्बैलेंस अगर हुई हो तो उस टाइम भी ज़रूरत पड़ती है। सर्जरीज़, डिफरेंट सर्जरीज़ अगर हुई है, जैसे कि ओपन हार्ट सर्जरी अगर हुई है, तो रेसिक सर्जरी हुई है, ब्रेन सर्जरी हुई है, या फिर एक्सटेंसिव एब्डोमिनल सर्जरी और आर्थोपेडिक सर्जरी अगर हुई है, तो उस टाइम हमने आईसीयू के अंदर पेशेंट को एडमिट करनी होती है। नीड ऑफ क्रिटिकली इल क्लाइंट एंड फैमिली। अब जो क्रिटिकली इल क्लाइंट है उसके और उसके फैमिली के नीड्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके डिफरेंट नीड्स होते हैं, जिनमें उनके फिज़िकल नीड्स होते हैं, इमोशनल नीड्स होते हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, सोशल नीड्स होते हैं और इन्वायरमेंटल नीड्स होते हैं। प्रॉब्लम्स, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उनको पेन हो सकती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ख़ुद पता है कि फ़िज़िकल नीड्स क्या होती हैं, कि वो पेशेंट्स चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, तो ये उनकी फ़िज़िकल नीड है कि वो ख़ुद से उठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, इवन उनको अगर वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं तो वो बात नहीं कर सकते। इमोशनल उनको नीड होती हैं। आईसीयू के अंदर जब वो उनको एडमिट की जाती हैं तो वहाँ पे उनको टाइम का ही पता नहीं चलता कि क्या टाइम हुई है, क्योंकि वहाँ पे तो लाइट्स लगे होते हैं। अब उनको ये नहीं पता चलता कि दिन हुई है, रात हुई है। और फिर आईसीयू का आप लोगों को पता है, आप लोग अपने जहन को देख ले, जब हम आईसीयू लफ्ज़ बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा वो क्रिटिकल फीलिंग होती है। तो वो बेचारा पेशेंट जिसके ऊपर ये कंडीशन उसके ऊपर है, वो इस कंडीशन से गुज़र रहा है, आईसीयू के अंदर वो है, तो उसको इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की नीड होती है। साइकोलॉजिकली वो वहाँ पे वो जो चीज़ें हैं, वो जो लाइटनिंग है बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे जो डिफरेंट आवाज़ें आती हैं मशीन वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें वो उसको साइकोलॉजिकली परेशान कर देती हैं। तो साइकोलॉजिकल नीड्स उसको होती हैं। सोशल, उसको उसके जो लाउड वन हैं उनकी याद आती हैं, उसको ये फ़ील होती है कि वो मेरे पास जो है वो आ जाए, तो इस वजह से उसकी सोशल नीड, उसकी इन्वायरमेंटल नीड, तो ये जितने भी हैं उसके डिफरेंट नीड्स होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स को अगर हम देख लें तो उनको पेन होती हैं, इमोबिलिटी की प्रॉब्लम उनको होती हैं, डिसोरिएंटेशन, यानी उनको पता नहीं होता टाइम का, ही उनको पता नहीं होता कि क्या टाइम हुई है और क्या कंडीशन चल रही है। स्लीप डिप्रिवेशन उनकी होती हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शोर होता है, डिफरेंट मशीन्स वगैरह की आवाज़ें वगैरह, तो इस वजह से और लाइट की वजह से पावरलेसनेस वो फ़ील करते हैं, होपलेसनेस फ़ील करते हैं, और डिलीरियम उनको होती है, जिसको हम आईसीयू साइकोसिस भी कहते हैं। डिलीरियम आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर इसका कंसेप्ट मैंने समझा दी थी कि एक ऐसी कंडीशन के जिसमें
एक इंसान जो है अपने सराउंडिंग से रिलेटेड उसको अवेयरनेस नहीं होती, एक कन्फ्यूजन की हालत में होता है, डिसओरिएंटेशन की हालत में होता है और उसको फोकस करने में डिफ़िकल्टी पेश आती है। इस कंडीशन को हम डिलीरियम कहते हैं। और डिलीरियम को हम आईसीयू साइकोसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉमनली आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो उनको डिलीरियम होती हैं, तो इस वजह से इसको हम आईसीयू साइकोसिस कहते हैं। यानी एक ऐसी स्टेट के जिसके अंदर बंदा बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूजन में होता है और उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो जाती हैं। ख़ास करके जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं तो उनमें ये होती हैं। उनके हम कह सकते हैं कि उनकी इलनेस की सीवियरिटी की वजह से भी ये होती हैं, उनकी जो डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न है उसकी वजह से भी ये होती हैं और उनकी मेडिकेशंस की वजह से भी समटाइम ये कंडीशन होती हैं। तो आईसीयू में कॉमन होने की वजह से इसको हम आईसीयू साइकोसिस कहते हैं। अब उनकी फीलिंग्स, वो पेशेंट जो आईसीयू के अंदर एडमिट होते हैं तो उनको क्या फीलिंग्स उनको होती हैं। आइसोलेशन की फीलिंग्स उनको होती हैं, वो एंशियस होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, उनको उनके ट्रीटमेंट के बारे में वो उनको डर होती हैं, अपनी सेहत के बारे में वो फ़िक्र करते हैं और कुछ अननोन उनके फीलिंग्स भी होते हैं, अननोन फियर भी उनको होते हैं। अब वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग थिंग्स क्या होती हैं आईसीयूज़ के अंदर, तो लिखा है कि अनयूजुअल मशीन्स, वहाँ पे डिफरेंट मशीन्स जो उनको दिखाई देती हैं तो वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए कि क्या चीज़ें हैं, पता नहीं ये मेरे साथ क्या होने वाला है। और वहाँ पे जो लाउड नॉइसेस होते हैं, इक्विपमेंट के अलार्म्स होते हैं, कांस्टेंट लाइट जो होती हैं और कांस्टेंट अटेंशन जो नर्सेज उनको दे रहे होते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, तो वो कांस्टेंट अटेंशन भी उनके लिए स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग होती हैं। फिजिकल रिस्ट्रेंट्स के वो उठ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते अगर वेंटिलेटर पे हैं, लेक ऑफ प्राइवेसी उनके लिए स्ट्रेस प्रोवाइड करती हैं। और जो इनएडिक्वेट कंट्रोल होती हैं उनके पेन पे के ऊपर, उनकी एनजाइटी के ऊपर, तो वो भी उनके लिए स्ट्रेस प्रोड्यूस करती हैं। और उनके सिग्निफिकेंट जो अदर है, जो लाउड वन है, उनसे सेपरेशन भी उनके लिए स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग होती हैं। अब उनकी स्लीप अल्टरेशन होती हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स उनको बहुत होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी इम्पेयर हो चुकी होती हैं और सही तरीके से हीलिंग भी उनकी नहीं हो रही होती हैं, तो ये भी जाके स्लीप जो है उसमें अल्टरेशन काज करती हैं। किस तरीके से? यानी अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई इलनेस है जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो उस टाइम बॉडी के जो नॉर्मल सर्केडियन रिदम्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं और उनके इफ़ेक्ट होने की वजह से जो स्लीप अवेक साइकिल हैं तो वो भी इफ़ेक्ट हो जाती हैं और उनको स्लीप अल्टरेशंस होती हैं। इसके अलावा इंक्रीज़्ड इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज़ होने की वजह से अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें यानी फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर है या फिर कोई ऐसी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एडमिनिस्टर करने की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होती है, तो उस टाइम जो रिस्पिरेटरी एफर्ट्स होते हैं तो उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्ब होती हैं। ख़ास करके जो प्रॉपरली ब्रीथ करना उनके लिए चैलेंजिंग होती हैं, तो उस वजह से उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन की वजह से एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो है ख़ास करके रिस्पिरेटरी इश्यूज़ के अंदर जो पाई जाती हैं, तो इसकी वजह से ब्रेन के अंदर जो रिस्पिरेटरी सेंटर है वो ट्रिगर हो जाती हैं और स्लीप पैटर्न जो है उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाती हैं। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस उसको कहते हैं कि जिसमें अगर बॉडी से ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट हो रही है एज़ कम्पेयर टू के वो जितना बन रही है, यानी बन वो कम रही है, टेक इन वो कम हो रही है और एक्सक्रीट वो ज़्यादा हो रही है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। और ये तब होती हैं जब बॉडी के अंदर किसी भी क्रिटिकल इलनेस की वजह से प्रोटीन की ब्रेकडाउन ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्पेक्ट हो जाती हैं और इस तरह स्लीप डिस्टर्बेंस भी इसकी वजह से काज होती हैं। स्टिमुलेशन ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अच्छा, तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स के जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो स्ट्रेस वाली, या फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रिटिकल इलनेस की, तो क्रिटिकल इलनेस की वजह से ये जो अलर्टनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, अराउजल इंक्रीज़ हो जाती हैं, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से अब मुश्किल होता है कि एक बंदा जो है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में हो और वो उसको नींद आए। तो इसीलिए लिखा है कि जब स्टिमुलेशन हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, तो इस वजह से भी अल्टरेशन आ जाती है स्लीप में।
अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्रिटिकली इल क्लाइंट हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। ये इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की, किसी एक भी टॉपिक की समझ नहीं आई है सही तरीके से, तो फिर मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बता दीजिए। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए वो बात क्लियर कर दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।